प्रवेश, क्वेश्चन पेपर्स की चोरी, और एक तीसरा तरीका भी है जहां पर नौकरी में प्रवेश किसी और के द्वारा एग्जाम दिलवाकर जॉब दिलवा दी जाएगी। और शिक्षा माफिया, व्यापम घोटाला आपने सुना होगा, एक प्रॉपर नेटवर्क की तरह काम करता है इन सब गलत कामों को करने। ठीक, फिर मतलब इनके युग, मतलब आपकी स्थितियां सोचने की वो हो जाएंगी कि कितने हैं, लेकिन ये अपराध खत्म नहीं। अब यहां से आगे जाए शिक्षा माफिया की हमने बात की, तो हमने कहा कि आज माइनिंग माफिया बहुत तरीकों से काम कर रहा है, हर तरीके के मिनरल्स की गलत तरीके से चोरी की जा रही है, तो माइनिंग माफिया। ठीक, इसके अलावा अभी एक नेटवर्क बना है जिसको कहते हैं ऑटोमोबाइल नेटवर्क, और ऑटोमोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत गाड़ियों की चोरी की जाती है, कार हैं, बाइक्स हैं, और उनके कलपुर्जे चोरी करके बेचे जाते हैं, ये भी तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क का हिस्सा है। तो ऑटोमोबाइल चोरी से जुड़ा जो नेटवर्क है उसको भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक, स्नैचिंग गैंग्स होती हैं, इनका भी अपना नेटवर्क, अलग अलग जगहों की तफ्तीश करके ये पता करते हैं कि कहां से कब गुजरता है। स्नैचिंग मतलब सामान छीन लेना, गले से चेन ले लेना, ठीक है ना। तो स्नैचिंग एंड लूट, इनसे जुड़ी गैंग्स जो होती, जो सड़क चलते हुए बाइक गैंग्स होती हैं, कार गैंग्स होती हैं। ठीक, अपहरण नेटवर्क, इस पर तो मूवी बनी हुई है। ठीक, सांस्कृतिक वस्तुओं की चोरी का नेटवर्क, अरे नटराज की मूर्ति फिल्मों में नहीं दिखाई जाती है, चोरी की जा रही है। तो बहुमूल्य धरोहरों को, खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों से लेकर टीपू सुल्तान की तलवार तक कुछ भी चोरी की जा सकती है। तो सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं की चोरी और उनके व्यापार से जुड़ा नेटवर्क भी हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क का ही हिस्सा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप ये देखिए कि जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें 25 पॉइंट और आ जाएंगे। प्रकार के साइबर क्राइम्स जो होते हैं, हैकिंग हो, क्रैकिंग हो, स्पूफिंग हो, स्टॉकिंग हो, स्पैमिंग हो, फिशिंग हो, हर तरीके का जो साइबर क्राइम है वो ऑर्गेनाइज नेटवर्क की तरह ही काम कर रहा है। तो साइबर क्राइम नेटवर्क भी इसका हिस्सा है। इसमें डेटा चोरी से जुड़ा नेटवर्क भी आ सकता है, या फिर आपको बेवकूफ बनाकर आपके अकाउंट से पैसे निकालना वो भी आ सकता है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, इसके अलावा और यदि हम देखें तो ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क के अंतर्गत भी आता है पोर्नोग्राफी नेटवर्क। पोर्नोग्राफी सिर्फ इंटरनेट से फैलाई जाए ऐसा जरूरी नहीं, के अंतर्गत अश्लील साहित्य का विस्तार होता है, पोर्नोग्राफी के अंतर्गत अश्लील मैगजीन्स भी दिखती हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषी लोगों का प्लेबॉय हो, हिंदी भाषी लोगों का कोई अभी कोई मूवी भी बनी है उस पर, एमएक्स पे मस्त राम, वो हो, ये सब भी तो ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि अनैतिक है, आपराधिक है। पोर्नोग्राफिक प्रसार भी इसका हिस्सा है। और अभी एक और नया चीज आया है, बौद्धिक संपदा चोरी। अब अभी कोविड के दौर में कई शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उनके पेन ड्राइव बिक रहे हैं, तो ये भी तो एक नेटवर्क बन जाएगा। तो बौद्धिक संपदा चोरी का नेटवर्क है, कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा नेटवर्क है, वो इसके अंतर्गत आएगा। आई थिंक मैं 25-30 आपको ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क के तरीके बता दिए होंगे, और इनसे आपको समझ में आ गया होगा, या आप ये कह सकते हैं कि संगठित अपराध को किसी सीमा में बांधना संभव नहीं है। संगठित अपराध बहुआयामी रूपों में दिखता है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियां पैदा करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कई रूपों में is seen in multiple ways and it creates threats for the internal security of the nation. संगठित अपराध बहुआयामी रूपों में दिखता है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करता है। बहुआयामी रूप मैंने आपको दिखा दिए, अब हम बात करते हैं कि वो कैसे चुनौती पैदा करता है। ठीक है, सिलेबस तो टेररिज्म से जुड़ी चुनौती का है, लेकिन मैं कह रहा हूं इन जनरल यदि कहा जाए तो वो कैसे चुनौती पैदा करता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ी चुनौतियां क्या है। कहेंगे कि चुनौतियां 3 स्तर पर है। एक, राष्ट्रीय या सरकार को चुनौती, और दूसरे लेवल पर हम बात करें तो सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर पर चुनौती, सोशियो और इंडिविजुअल। राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम चुनौती की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिस देश में ज्यादा होता है वहां गठजोड़ की बात की जाती है,
और जनता का सरकार पर विश्वास डगमगाने लगता है। जैसे कोलंबिया इसका उदाहरण है, जहां पाब्लो एस्कोबार जैसा ड्रग ट्रैफिकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की स्थिति में है। यदि भारत में भी कल को कोई बड़ा अपराधी, ठीक है, चुनाव लड़ने की स्थिति में आ जाता है, तो हम तो यही कहेंगे कि इस देश में संगठित अपराध और किसके बीच, राजनेताओं के बीच साझा है। और इस बात में कुछ गलत भी नहीं है। क्या बाहुबली आपके ओंकारा जैसी मूवीज में नहीं दिखाया गया है कि किस तरीके से हर बड़े नेता के पीछे एक बाहुबली होता है। ईस्टर्न यूपी बिहार बेल्ट में ये बहुत कॉमन है और बाकी सारी जगहों पर भी है, किसी स्टेट विशेष के कंसर्न में क्यों बात। संगठित अपराध की बैकिंग से ही तो लोग नेतागिरी कर रहे हैं। तो प्रभाव ये पड़ता है कि संगठित अपराध और इसका गठजोड़ दिखता है जिससे विश्वास। तो इसी को कहते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है वो है राजनीति का अपराधीकरण। या तो राजनेता सहायक बन जाता या वो खुद ही नेता बन जाता। लेवल 1 लेवल 2 अपराध से जुड़ी राजनीतिक चिंता। अब जब कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले हो जाएंगे तो देश का भगवान मालिक। पॉलिटिकल मैं प्रभाव को ठीक में समझाने की कोशिश है, पॉलिटिकल इंपैक्ट। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट क्या होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े लोग हिंसा को लास्ट में यूज करते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध शब्द का ही मतलब है कि कुछ ले दे के हो जाएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम ही हमारी प्रशासनिक मशीनरी में सेंधमारी कर भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद से बनता है। यानी अपराधी अंदर ही अंदर सेटिंग करके काम करते हैं। यानी संगठित अपराध की दिक्कत यह है कि संगठित अपराध अपना काम करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भ्रष्टाचार को, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है। यानी सिस्टम को अंदर से घुन की तरह खा जाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम ने राजनीति को आपराधिक बना दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम ने प्रशासन को घुन की तरह अंदर से खोखला बना। और संगठित अपराध में ये राजनीतिक प्रभाव हो गया, ये प्रशासनिक प्रभाव हो गया, आर्थिक प्रभाव पर बात करें। अब देखिए आपका पैसा बाहर चला जाएगा, आपका पैसा गलत हो जाएगा। ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया, करेंसी को बढ़ावा दिया, इन सब से देश में इन्फ्लेशन आएगा, देश की ग्रोथ रेट पर असर पड़ेगा, देश के पूंजी निर्माण पर असर पड़ेगा। तो आप कुल मिलाकर संगठित अपराध देश में आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। तो राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राष्ट्रीय स्तर पर हमने इस प्रभाव पर बात की। यहीं से आगे चले तो हम ये कहें कि यदि संगठित अपराध देश की सांस्कृतिक धरोहर नहीं बचा पाता तो एक कल्चरल डिक्लाइन की बात। तो संगठित अपराध से देश में सांस्कृतिक असुरक्षा की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। अब इसको दो तरीकों से समझिए। सांस्कृतिक प्रभाव के दो आयाम, एक सांस्कृतिक विरासत को नुकसान, सांस्कृतिक पहचान को नुकसान। यदि संगठित अपराधी किसी धर्म, जाति, वर्ग विशेष के लिए काम करेंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपकी कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल आइडेंटिटी दोनों खतरे में पड़ते हैं। संगठित अपराध यदि वन, वन्य जीव, जल, माइनिंग उसको करेगा तो पर्यावरणीय संकट पैदा कर सकता है। तो एनवायरमेंटल हो गया, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, हमने पर्यावरणीय नैतिकता को चुनौती देने की बात कर सकते। लेकिन संगठित अपराध से देखो 4-5 आयाम हमने बता दिए। जो सबसे बड़ा खतरा है देश को, सरकार को, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब नहीं, वो खतरा है सामरिक। खतरा ये है कि जब संगठित अपराध से जुड़े लोग मल्टीनेशनल्स के साथ या एक्सटर्नल एनिमीज के साथ, देशद्रोहियों के साथ या बाहरी दुश्मनों के साथ गठजोड़ कर लेते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। और ऐसा ही एक खतरा है दाऊद भारत में आतंकवाद भी फैलाता है, दाऊद भारत में दंगे फैलाएगा तो संप्रदायवाद भी फैलाता है। अपराधी अपने आप को अगड़ी पिछड़ी जाति का बताकर जातिवाद भी फैलाता है।
जाकर संगठित अपराधी जब देश को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ हाथ मिला लेते हैं, यानी दाऊद इब्राहिम 1992 से पहले डॉन या क्या था, माफिया था या क्या था, मुंबई में स्मगलिंग तस्कर था, लेकिन 1992 के बाद जब उसने मुंबई में बम विस्फोट करवाए, वो देशद्रोही हो गया, वो देश का गद्दार हो गया, एंटी नेशनल हो गया, वो हमारे दुश्मनों से जा मिला, वो पाकिस्तान का पिछलग्गू हो गया। और इसीलिए जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंटी नेशनल से जुड़ जाता है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंटी नेशनल की कई तरीकों से मदद कर सकता है, क्योंकि वो देश के अंदर के स्लीपर सेल्स है, और तब देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा ये सब खतरे में पड़ जाती है। तो सबसे बड़ा खतरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जो है वो सामने। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर हम यही बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ने से देश में आपराधिकता बढ़ती है, देश में अनैतिकता बढ़ती है, वो जो हमने व्यवहारगत विशेषताएं बताई, देश में हिंसा बढ़ती है, देश में भय का माहौल बनता है, और समाज में कई रूपों में अनैतिक काम होने लगते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन होगा, शराबखोरी होगी, अपराध होगी। तो सामाजिक प्रभाव यही है कि संगठित अपराध बढ़ेगा तो समाज में कई तरीकों के अपराध बढ़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सामाजिक प्रभाव का सीधा सीधा मतलब है कि जब संगठित अपराध बढ़ता है तब समाज में कई रूपों में अपराध बढ़ता है। तो समझिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क से जब सामरिक चुनौती बढ़ती है तब देश में वाद बढ़ता है, और जब सामाजिक चुनौती बढ़ती है तो तब देश में विभिन्न रूपों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो अलग अलग रूप हैं वो भरकर सामने आने लगते हैं। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विभिन्न रूप ही उसका मैंने बताया था आपको क्या है, वो अलग अलग रूप में ही क्या दिखा रहा है, प्रभाव दिखा रहा है वो उसका। तो ये प्रश्न बन सकता है, संगठित अपराध कई रूपों में दिखाया जाता है और हर रूप संगठित अपराध का प्रभाव, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उसका प्रभाव, उससे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो होगा ही कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा, उससे अपराध बढ़ेंगे, में अपराध बढ़ेंगे तो फिर उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ेगा, यानी इनके बीच में एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगी, दुष्चक्र शुरू हो जाएगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि संगठित अपराध भी नए नए अपराधों को सामने लाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गिव बर्थ टू न्यू टाइप ऑफ क्राइम्स, न्यू टाइप ऑफ क्रिमिनल्स, यही इसका प्रभाव है। और ये आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, इस हिस्से पर हमने अभी चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वो आतंकवाद से कैसे जुड़ेगा और फिर उसको रोकने का तरीका क्या हो सकता है। चलिए अब हम ये चर्चा करते हैं कि संगठित अपराध आतंकवाद से कहां, क्यों, कैसे जुड़ रहा है। तो ये बात ध्यान से समझिए कि हम संगठित अपराध और आतंकवाद एक दूसरे से जुड़ रहा है, उसके पहले ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये वास्तव में एक जैसे हैं या उनमें कुछ अंतर भी। और मैं आपको जब अंतर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इनको आपस में जोड़ना ही नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और यहाँ पर कुछ बेसिस यानी आधार लेकर चलो, जिन आधारों पर बात की जाए, ठीक। तो हम दोनों तीनों के बीच, इनके बीच अंतर को खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये समझिए कि कोई भी चीज उद्देश्य के लिए बनती है। क्राइम का उद्देश्य कभी भी सरकार से लड़ना, व्यवस्था से लड़ना नहीं हो, तो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। इनका उद्देश्य हमेशा है धन प्राप्त, और इनका उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन करना। तो एक साथ कैसे आएंगे, करना, सत्ता पलट देना। आतंकवाद की व्यवस्था पर बदलाव की बात करता है, ठीक। और इसीलिए कार्य प्रणाली की यदि हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिस्टम के अंदर घुसकर काम करता है, सेंधमार सिस्टम के बाहर से उस सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं, ये हम कह सकते हैं। और इसीलिए टूल्स पर यदि हम बात करें, क्राइम जिस टूल को यूज करता है उसका नाम है भ्रष्टाचार। बनाएगा, ठीक, पुलिस में, सेना में, प्रशासन में भ्रष्टाचार संबंध, ठीक है ना, ब्लैकमेलिंग, ये इसके टूल। बहुत कठिन हुआ तुमने कहा चलो अपहरण कर लेते हैं, फिर तो करेगा, यानी या तो प्यार से या मार से। लेकिन आतंकवाद का उपकरण होता है वायलेंट हिंसा, गोली, गोलाबारी, बम विस्फोट,
वो तो एक्सप्लोजन, फायरिंग, इन पर काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझिए, या तो पुचकार कर, डरा कर काम करवाना, ये सिर्फ क्या करके डरा कर व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं। तो इनके उपकरण में भी अंतर है। इस उपकरण से आगे चले और आपसे पूछा जाए कि इनका चरित्र कैसा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का चरित्र स्वार्थ पर, ये तो अपने लिए जीते हैं ना। लेकिन मैं अब जो कह रहा हूं उससे आपको, मैं भी आतंकवादी लग सकता हूं, लेकिन मैं सच बात यह है कि आतंकवादी जो होता है वो निस्वार्थ, वो अपनी विचारधारा के लिए लड़ रहा है, वो अपने लिए नहीं, एक सोच के लिए लड़ रहा है। और इसीलिए चारित्रिक रूप से ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े लोग पतित होते हैं। पतित मतलब अनैतिक। लेकिन लोग कहते हैं आतंकवादी ऐसा व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होता है जो अपनी विचारधारा के लिए जीवन को मिटाने तैयार होता है। ये बात अलग है कि उसकी विचारधारा सही नहीं, गलत है, लेकिन यदि उसकी कोई अपनी विचारधारा के लिए अपने जीवन की आहुति दे तो वो एक वर्ग के लिए तो शहीद हो गए। तो विचारधारा पर आधारित लड़ाई जो लड़ता है वो आतंकवाद। जिसकी कोई विचारधारा नहीं होती, कोई सोच नहीं होती, सिर्फ स्वार्थ होता है, वो क्या है? संगठित अपराध। उद्देश्य पर, कार्यप्रणाली पर, उपकरण पर, चरित्र पर, ठीक है, हम आधार बनाए तो ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवाद एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आते हैं, बिल्कुल परे। तो ये इतने अलग थे, इतने परे थे, नहीं होगी कि एक दूसरे के साथ क्यों। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि साथ कैसे आए। चीज थी जो इन्हें साथ लेकर आई। तो हमारा टॉपिक था ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। अब हम इसको जानेंगे क्यों। यही है समानता, ठीक है। कैसे, यही है परिपूरक। एक है क्यों और एक है कैसे। और फिर तीसरे हिस्से पर हम बात करेंगे विविध अपराध जो आतंकवाद से सीधे जुड़ते हैं। अब हमने क्राइम के व्यवहारिक आयामों में दे दिया। यहां बोलिए जी, भले ही इन दोनों के बीच कुछ अंतर हो, लेकिन इन दोनों के चरित्र में आपराधिकता, के चरित्र में अनैतिकता, इन दोनों के चरित्र में हिंसा, इनका दोहन, इन दोनों के चरित्र में संवेदनहीनता है, और इन दोनों के चरित्र में आप समझ, आपराधिकता, अनैतिकता, हिंसा, भय, दोहन, संवेदनहीनता। तो इन व्यवहारगत विशेषताओं के कारण ये एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, या इनको लगता है कि जैसे ये हैं वैसे ही मैं हूं। हाँ, वैचारिक रूप से हमारे काम करने के तरीके में हमारे कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन सोच के स्तर पर तो हम एक जैसे हो। यही समानता। अब इसको आगे ले जाए समानता के बाद कि भाई इस कारण से ये पास आए, और पास आने के बाद एक दूसरे के साथ क्यों होते गए। तो यहां हमको ये बताना पड़ेगा कि हमें ये कर ले, ये वाला कि ऑर्गेनाइज क्राइम को क्या मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आतंकवाद से ऑर्गेनाइज क्राइम को क्या मिला कि ये एक दूसरे के परिपूरक हो गए, ये एक दूसरे की मदद करने लगे। ठीक, क्राइम और आतंकवाद की परिपूरकता को जनरली शब्दों में पिरोया जाता। सहयोग, दोनों एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सह अस्तित्व, तुम हो तो मैं हूं। और तीसरा समायोजन, चलो मिलकर काम करें। और इस सहयोग, सह अस्तित्व और समायोजन को साथ लेते हुए ऑर्गेनाइज क्राइम आतंकवाद को कहता है मैं तुम्हें, पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको जब हमने स्टेट नॉन स्टेट बात की थी, ठीक है। प्रश्रय,
तुमको इस देश के अंदर लाऊंगा, मैं तुमको इस देश के अंदर छुपाऊंगा, मैं फिर तुमको प्रशिक्षण मतलब या प्रशिक्षण हटा दें, आप बोल दीजिए पैसा और हथियार दूंगा और मैं तुमको वहां तक पहुंचाऊंगा जहां जहां तक तुमको हमला करना है, मतलब तुम्हारी जरूरत की जितनी चीजें हैं वो मैं तुमको। इसको अंग्रेजी में पेनिट्रेशन टू द सिस्टम बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और इसलिए इस देश में चाहे संसद पर हमला हो, चाहे मुंबई पर हमला हो, चाहे आपका क्या कहेंगे दंगों की स्थितियां हो, इन सब में विदेशी ताकतों का हाथ जो देखा गया है, उनको मदद करने वाले लोग हमारे देश के थे। इसीलिए 90s के दंगों में दाऊद इब्राहिम का हाथ माना जाता है, या अभी जो हमारे पठानकोट में हमले हुए, उरी में हमले हुए, उन हमलों में भी वहां के स्थानीय अधिकारियों को या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े लोगों को दोषी माना गया। दाऊद ने लादेन से कहा या हाफिज सईद से कहा कि मैं तुमको ये दूंगा, तब हाफिज सईद ने भी तो दाऊद से कुछ कहा। सईद ने दाऊद को कहा कि फिर तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा, और तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए ड्रग्स, और दुनिया भर में क्योंकि तुमको चाहिए पैसा, और सबसे ज्यादा पैसा किससे मिलता है? तो तुम्हारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जरूरत है मनी, और मैं तुमको मनी दूंगा। दुनिया में मनी 3 चीजों से आ रही है, ड्रग्स, वेपन, मैं इन दोनों का अवैध व्यापार तुम्हारे ऊपर हूं, इसी को बोलते हैं डर्टी मनी। तो आतंकवादियों ने संगठित अपराधियों को कह दिया कि तुम्हारे लिए जो सबसे फायदे के बिजनेस है वो हम करवाएंगे, वो है हथियारों का और ड्रग्स का बिजनेस। और इस बिजनेस को करने के अलावा, ठीक है, यदि आगे चलकर तुमको देश की सरकार भगोड़ा घोषित करती है, कोई नुकसान होता है, तो हम आतंकवाद के प्रभाव वाले देशों में तुमको क्या कहेंगे, प्रश्रय मिला, जैसे दाऊद को पाकिस्तान में प्रश्रय मिला हुआ। सो वी विल प्रोवाइड यू सिक्योर डेस्टिनेशन इन केस ऑफ थ्रेट। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम तुमको विस्तार के अवसर देंगे। कहां सिर्फ इंडिया में मुंबई के डॉन बने हुए हो, हम तुमको दुनिया का डॉन बनाएंगे। तब तो दाऊद क्या विस्तार के अवसर देंगे। ठीक, इसको प्रश्रय की जगह आश्रय शब्द यूज करो, वो ज्यादा अच्छा है। आश्रय देंगे। जब दोनों की जरूरतें एक दूसरे से पूरी होने लगी, तो संगठित अपराधी और आतंकवादी एक दूसरे के साथ आ गए। जब हालांकि इनकी विचारधारा अलग थी, हालांकि इनके उद्देश्य अलग थे, हालांकि इनकी मोडस ऑपरेंडी अलग थी, लेकिन उसके बाद भी चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, क्योंकि लगा कि टुगेदर दे कैन। और इसीलिए जब पेरू के राष्ट्रपति ने पहली बार नार्को टेरर शब्द यूज किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि मादक द्रव्यों की ताकत से आतंकवादी पैदा होते हैं, नार्को टेररिज्म। क्योंकि आतंकवाद को पोषित करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक विचारधारा, और वो विचारधारा होती है वंचना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और ये दुनिया भर में फैली हुई, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं नस्ल के नाम पर, कहीं गरीबी के नाम पर। दुनिया में ऐसे लोग खोजने बहुत मुश्किल नहीं है जिनको ये लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। इनफैक्ट आज इंटरव्यू करवा लिया जाए तो दुनिया की 7.5 अरब 8 अरब आबादी में लगभग 100% लोग बोलेंगे हाँ मेरे साथ गलत। दूसरी चीज चाहिए होती है धन, पैसा। आतंकवादियों के अफीम को, ड्रग्स को घुमाकर पैसा देने का काम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर सकता है। और तीसरी चीज चाहिए होता है मरने मिटने पर उतारू। आतंकवाद की इन तीनों जरूरतों को पूरा करने का काम करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बदले में चाहिए मुनाफा, ढेर सारा पैसा। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को दूसरे लेवल पर चाहिए या विस्तार। डॉन जो है वो इंटरनेशनल डॉन बनना चाहता है। और तीसरी चीज जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को चाहिए वो ये है कि जरूरत पड़े तो हमारे पास भी क्या हो, ये 3 जरूरतें ये पूरी कर देगा, इनकी ये 3 जरूरतें ये पूरी कर देगा, ये इनकी जरूरतें ऐसे पूरी करेगा, और ये इनकी जरूरतें ऐसी पूरी करेगा। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे संगठित। मैं सिर्फ इतना भी पढ़ाऊं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में तो मामला बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन थीम यही है ना, आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। लेकिन जब तक आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समझोगे नहीं, आप इन दोनों को कोरिलेट कैसे करते हैं? अब उन अपराधों को खोजने की कोशिश की गई जो आतंकवाद से सीधे जुड़ते हैं,
या जिन्होंने आतंकवाद को फलने फूलने में मदद की है। और आपको ये जो नोट्स दिया गया है इसमें ज्यादातर इन्हीं दोनों हिस्सों पर बात है, एक कौन कौन से अपराध आतंकवाद से जुड़े हैं और दूसरा उनको रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। ठीक, तो इनको मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूं कि भाई कौन कौन से अपराध जुड़े हुए हैं। तो पहला तो ड्रग ट्रैफिकिंग, दूसरा आर्म्स ट्रैफिकिंग है, तीसरा वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है। भाई ऑर्गेनाइज क्राइम के कई अपराधों की बात की थी ना हमने, तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवाद को जोड़ने वाला नेक्सस है वो है ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेरर बोलते हैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग और ये आपस में जुड़ेंगे तो नार्को टेररिज्म नाम का शब्द आएगा। पेरू के राष्ट्रपति बेलानाडे टेरी ने ये अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा था कि कोकीन की तस्करी करने वाले अब पुलिस से बचने के लिए एक निश्चित तरीके से नेटवर्क बनाकर काम कर रहे हैं और हिंसात्मक तरीके से उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो यहीं से नार्को टेरर शब्द आया, सब आपके नोट्स में दिया। ठीक, ड्रग ट्रैफिकिंग के बाद आर्म्स ट्रैफिकिंग, हथियार दोनों को चाहिए थे, आर्म्स ट्रैफिकिंग में फायदा भी था, तो ये एक बड़ा हिस्सा है जहां पर काम किया जा रहा है। तीसरे लेवल पर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है। चौथे लेवल पर ऑर्गेनाइज क्राइम जिससे जुड़ रहा है आतंकवाद सीधे तरीके से, उसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, धन शोधन। आतंकवादी अपना गंदा पैसा देश में गलत तरीके से अंदर घुसेड़ देते हैं और उसके बाद उसी का दुरुपयोग वो करते हैं, उस पैसे को अंदर ले जाकर देश के अंदर आतंक को फैलाने में, लोगों को खरीदने में, अपराध करने में, भ्रष्टाचार करने में। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवादियों का एक गठजोड़ है मानव तस्करी। अब ये मानव तस्करी में कोई मजबूर व्यक्ति भारत आया या कोई मजबूत आतंकवादी भारत आया, कैसे पता हो? तो भारत बांग्लादेश सीमा पर ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म का नेटवर्क किससे जुड़ता है? मानव तस्करी से जुड़ता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की सीमा पर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग से भी जुड़ता है। तो अलग अलग सीमाओं की स्थितियां अलग अलग। पाकिस्तान की सीमा से ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, जबकि बांग्लादेश की सीमा से वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो एरियाज हैं जहां पर आतंकवाद और उनका नेक्सस जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, इसके अलावा साइबर टेरर, ये पूरा एक टॉपिक ही पढ़ा है। तो साइबर क्राइम, साइबर अपराध, उनको आतंकवाद से जोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध जैसे ही व्यक्ति की जगह समाज और देश के खिलाफ हो जाते हैं तो वो साइबर टेरर का रूप ले लेते हैं। तो साइबर क्राइम भी कोई स्थिति है जहां पर साइबर टेरर बन सकता है। तो साइबर क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसका जुड़ाव आतंकवाद या टेररिज्म से हो सकता है। तो आप चाहो तो सारे जोड़ दो, आप बोलो इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूशन रैकेट भी इससे जुड़ा है, इंटरनेशनल आपका जुआखोरी का रैकेट भी जुड़ा है। लेकिन ये 5-6 मेन एरियाज हैं जिनको आप चर्चा करेंगे। ये आपके बुकलेट में दिए हुए हैं कि कैसे भारत में या दुनिया में ड्रग ट्रैफिकिंग से, आतंकवाद से जुड़ा हुआ अपराधियों का, आर्म्स ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ, उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ये बताया जाएगा। मैं ओवरऑल सिनेरियो में मतलब कुल मिलाकर संगठित अपराध और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करता हूं, या उसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं और आप क्या सुझाव देना चाहिए। देखिए, सुझाव तो यही होगा कि ये जो गठजोड़ है इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन तोड़ा कैसे जाए, प्रैक्टिकल बात करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवाद के जुड़ाव को रोकने के लिए कौन से प्रयास किए गए, कौन से सुझाव देना चाहिए, इन दो मुद्दों पर बात हो सकती है। आज की जब बात की जाती है तो हम फिर से बात करते हैं कि सम्मेलन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, कानून होते हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं या जिनके माध्यम से रोकने का काम किया जाता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रस्ताव था, पहला सम्मेलन था। तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ जहां संगठित अपराध के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव संगठित अपराध कि भाई संगठित अपराध दो कारणों से फैल रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग से और दूसरा करप्शन से। तो फिर दो कन्वेंशन और आए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदी में कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव आया उसने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अपराध के गठजोड़ को तोड़ने की बात की। ठीक है, और तीसरे लेवल पर आया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ड्रग एंड नार्कोटिक्स, ड्रग ट्रैफिकिंग। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, जब संयुक्त राष्ट्र ने ड्रग एंड नार्को टेरर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, या जब संयुक्त राष्ट्र ने संगठित अपराध से एकजुट होकर लड़ने के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया, तो ये सब वो तरीके थे जिनके माध्यम से
हम संगठित अपराध और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ सकते। इसके अलावा विभिन्न रूपों में जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जैसे तस्करी होती है, तो इन सब के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में या तो प्रस्ताव है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का, या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कानून है, इनके माध्यम से इसे रोका जा सकता है। संस्था की यदि हम बात करें तो ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म को रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी संस्था है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जिसको हम बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट करती है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करती है, रेड अलर्ट जारी करती है, गिरफ्तार करने की मांग करती है, प्रत्यार्पण करने की मांग करती है। आप चाहें तो इस संस्था के बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरपोल। और इंटरपोल के अलावा किसके लिए कोर्ट हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, इन दोनों जगहों से न्याय की बात हो सकती है। तो यहाँ पर यदि किसी को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के लिए दंड दिया जाता है तो गठजोड़ को तोड़ने की संभावना हो सकती है। ये संस्थागत स्तर पर बात करते हैं, ये सब ग्लोबल संदर्भ में बात करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास वैश्विक स्तर पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक सके। और उसका कारण यही है कि एक देश के ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े लोगों को दूसरे देश द्वारा प्रश्रय दिए जाने की स्थितियां बनती हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसलिए एक देश के अपराधी शत्रु देश में जाकर छुप जाते हैं और इसलिए बच जाते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में कई समझौते हुए, लेकिन इन समझौतों के बावजूद कोई प्रभावी प्रयास नहीं हो पाए। याद रखिएगा, प्रत्यार्पण संधियां दायरा हो सकती है जिनके माध्यम से संगठित अपराध, आतंकवाद या संगठित अपराध को रोक सकता है। जब एक देश का अपराधी दूसरे देश में जाकर छुप जाता है तो दूसरा देश उसको रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उस देश के साथ आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो, प्रत्यार्पण संधि हो। तो सभी देश जब एक दूसरे के साथ प्रत्यार्पण संधियां कर लेंगे तो एक देश के अपराधी दूसरे देश में जाकर छुप नहीं पाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि संगठित अपराध को रोकने में प्रत्यार्पण संधियों की क्या भूमिका हो सकती है, ऐसा प्रश्न। ये जितने भी प्रयास हमने बताए ये इंटरनेशनल एफर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अब हम इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बदल सकते, राष्ट्रीय प्रयासों में देखते हैं, नेशनल एफर्ट्स। ठीक है, कि हमारे देश में हमने संगठित अपराध को रोकने के लिए क्या क्या किया। तो पहली चीज तो समझिएगा कि भारत में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए कोई ऑर्गेनाइज क्राइम की परिभाषा है और ना ही कोई एकल कानून।